सभी विद्यार्थियों का रिसाइकल रैंकर यूट्यूब चैनल पे मैं उदय सिंह हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 के अंतर्गत चैप्टर 1 के हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 2 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले आपको बता दूं है ना कि डिलीटेड पोर्शंस के अंतर्गत इस बार आपको पढ़ना क्या है। देखिए यहाँ पे जो पहला चैप्टर आता है वो 5 अंक का आता है ना। वहाँ से पहले चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और वो सभी इंपॉर्टेंट जितने टाइप के क्वेश्चन वहाँ से बन सकते थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए पिछली 2-3 क्लासेस में, है ना। पढ़ना क्या क्या था पहले चैप्टर में, पढ़ना क्या क्या था, तो यहाँ पे आपको पढ़ना था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से CF निकालना वो पढ़ लिया। और है ना, और क्या पढ़ना है ये याद कर लीजिएगा, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है, कभी कभी लिखने के लिए आ जाता है। अच्छा, उदाहरण सहित √2, √3, √5 ये अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन, मतलब कि अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इस बार के जो सिलेबस में आपके है √2 है, √3 है, √5 है, यानी कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 भी एक अपरिमेय संख्या है ना। तो ये करना आना चाहिए। उसके बाद परिमेय संख्याओं का शांत और अशांत दशमलव प्रसार के पदों में निरूपण, वो आपने देख ही लिया था सारे टाइप के क्वेश्चन। चलिए अब समझते हैं कि चैप्टर 2 में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए दूसरा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर मतलब 2 चरों वाला रैखिक समीकरण अलजेब्रा के अंतर्गत, है ना। तो अलजेब्रा के अंतर्गत 2-3 टॉपिक हैं हमारे। द्विघात समीकरण भी आ जाएगा इसी के अंतर्गत, और इसी के अंतर्गत श्रेणी आ जाती है ना, अंकगणित समांतर श्रेणी। तो वो सब मिला के ये 18 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 18 नंबर का आता है ये, ठीक है। तो देखिए हमें पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है कि 2 चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म जो हमारा चैप्टर है, यानी कि जिसे हम चैप्टर नंबर 3 कहते हैं। तो चैप्टर नंबर जो 3 है उससे हमें क्या क्या पढ़ना है। तो तीसरे चैप्टर में हमें पढ़ना है 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म और रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी हल, है ना। तो ग्राफी हल पढ़ना है। दूसरा, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, है ना, बीजगणितीय विधि, तो ये पढ़ना है। देखिए बीजगणितीय विधियाँ तीनों हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, है ना। देखिए 2 हो गई, मतलब कि समीकरण युग्म अगर दिया जाए, हमें 2 समीकरण दिए जाएं तो उनको हल करने का 2 मेथड होते हैं। एक ज्यामितीय मेथड होता है तो ग्राफ द्वारा उसमें हल करते हैं, और दूसरा मेथड क्या है? प्रतिस्थापन विधि, यानी कि बीजगणितीय मेथड। बीजगणितीय मेथड में कौन आते हैं? 3 आते हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन। तो इन तीनों की मदद से किसी रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है। और कहीं कहीं कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में बदला जाएगा पहले, फिर उसको हल किया जाएगा, ठीक है। तो चेंज भी करना पड़ सकता है। चलिएगा तो शुरुआत करेंगे आज के अपना ये दूसरा चैप्टर का, चैप्टर 2। उससे पहले मैं एक बार देख लेता हूँ कौन कौन क्लास में जुड़ चुका है। चलिएगा, संतलाल प्रजापति जी, प्रांजुल वेरी गुड इवनिंग बेटा, सूरज साहब वेरी गुड इवनिंग, AK47 वेरी गुड इवनिंग, अंश कुमार जी वेरी गुड इवनिंग, ऋतिक आर्यन वेरी गुड इवनिंग बेटा, चांदनी देवी वेरी गुड इवनिंग। चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, ठीक है भाई। चलो स्टार्ट किया जाए। अब देखो समझिए हम पढ़ने जा रहे हैं क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रैखिक समीकरण, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। यहाँ पे कितने चर होते हैं? 2 चर होते हैं, ठीक है, समझो। तो 2 चरों वाला जो रैखिक समीकरण होता है उसका जो मानक रूप होता है वो किस रूप का होता है? AX + BY + C = 0। ये रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इस रूप का यह समीकरण दिखता है ना। 2 चरों वाला जो रैखिक समीकरण होगा वो AX + BY + C = 0 के रूप का दिखेगा, जहाँ पे A, B, C क्या होंगी? रियल नंबर होंगी। A, B, C क्या होंगी? रियल नंबर होंगी। और A डज नॉट इक्वल टू 0, B डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि X और Y दोनों के गुणांक 0 नहीं हो सकते। ये सिंपल सी बात है, इतना याद रखना है, ठीक है। क्लियर हुआ ये? अच्छा, कभी पूछा जाए कि किसी रैखिक समीकरण युग्म के, सिर्फ एक युग्म की बात नहीं हो रही, किसी रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे? तो देखो अगर इसका हम ग्राफ खींचेंगे तो इसका ग्राफ जो हमें मिलता है, मान लीजिए इसका ग्राफ खींचा जाए, इस रैखिक समीकरण युग्म का कोई ग्राफ खींचोगे तो हमेशा हमको एक सीधी रेखा मिलेगी। हमेशा क्या मिलेगी? एक सीधी रेखा मिलेगी। अच्छा, जो सीधी रेखा मिलेगी तो इस रेखा पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, अनंत बिंदु होंगे, जितने बिंदु होंगे उतने हल होते हैं, यानी कि किसी रैखिक समीकरण के अनंततः अनेक हल होते हैं। किसी
रैखिक समीकरण के अनंतः अनेक हल होते हैं, यानी कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं सिर्फ अगर हमें एक इक्वेशन दी गई है तो। ठीक है, इसके बाद अब आते हैं हम लोग, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। पहले पॉइंट में मैंने आपको ये बताया कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे क्या है a b c क्या है, रियल नंबर है यानी कि वास्तविक संख्याएं, और x और y के गुणांक कभी 0 नहीं हो सकती, यानी कि a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम दूसरा पॉइंट यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, रैखिक समीकरण युग्म, है ना। रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखिए जोड़ा दिया गया है, अब मान लीजिए दो इक्वेशन आपको दे दी गई, एक इक्वेशन दे दिया गया कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन दे दी गई a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहां भी याद रखना है कि a1 a2 b1 b2 इनमें से कोई भी 0 नहीं होगा, ना तो a1 0 हो सकता है, ना तो यानी कि ना कोई भी x का गुणांक नहीं तो 0 हो सकता है, ना तो y का गुणांक 0 हो सकता है, दोनों जगह पे। ठीक है, तो देखिएगा अब इन दोनों रैखिक समीकरण युग्मों के दो ग्राफ हमें मिलेंगे। जब भी हम ग्राफ खींचेंगे किसी समतल पे, किसी क्या कहते हैं समकोणिक निर्देशाक्ष पे, जब हम इन दोनों के ग्राफ खींचेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा कि अब समझिए, पहले इन रैखिक समीकरण युग्मों में कुछ बातें हैं जिसे हमें समझनी है। ठीक है, चलिएगा, सिंपल सी बात है कि अगर a1/a2 हम क्या करेंगे, पहले x के गुणांकों का अनुपात निकालेंगे, y के गुणांकों का अनुपात निकालेंगे, मतलब जो भी दिया जाएगा पहले हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों में x के गुणांकों का अनुपात निकाल लेंगे, कुछ निकल के आ जाएगा, फिर y के गुणांकों का अनुपात निकाल लेंगे, वो भी कुछ निकल के आ जाएगा, फिर क्या करेंगे, अचर पदों का अनुपात निकाल लेंगे, यानी कि c1/c2 निकाल लेंगे। तो निकाल लिया हमने, a1/a2 निकाल लिया, वेरी गुड इवनिंग आशीष। चलिए, b1/b2 निकाल लिया, x के गुणांकों में अनुपात निकाल लिया, y के गुणांकों में अनुपात निकाल लिया, अचर पदों में अनुपात निकाल लिया ना। ठीक है, अच्छा, लेकिन एक बात याद रखेंगे, इक्वल टू में इधर 0 ही होना चाहिए, है ना। अगर कोई पद ऐसा ना हो कि अचर पद यहाँ भी रखा पड़ा हो और तब भी आप वही ले लें, नहीं, सबको उठा के पहले बाएं पक्ष में ले जाना, सभी को उठा के आप कहाँ ले जाना, बाएं पक्ष में, फिर इसके बाद डिसाइड करना। अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब कि जो x के गुणांकों का अनुपात है y के गुणांकों के अनुपात के बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन में जो समीकरण का ग्राफ होगा वो कैसा होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेंगी। क्या होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी कि जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, मतलब कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, है ना, एक दूसरे की, यानी कि तुम मेरा रास्ता काट जाना, हम तेरा रास्ता काट जाएंगे, इस कंडीशन में आएंगी। तो इनका नाम क्या है, रेखाओं का नाम क्या है, इनका ग्राफ, पहली वाली रेखा का ग्राफ हो गया, दूसरी वाली रेखा का ग्राफ हो गया, मतलब कि ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को एक बिंदु पे काटेंगे। कितने बिंदु पे काटेंगे, कहीं पे एक बिंदु पे काटेंगे। कब, जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, इस कंडीशन में। रेखाओं का प्रकार, रेखा का नाम क्या होगा, इसे बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो ये हैं हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं। अच्छा, अब एक बात आपको बता दें, दो रेखाएं जितनी जगह एक दूसरे को काटेंगी, अगर एक बिंदु पे काटेंगी तो एक हल होगा, दो बिंदु पे काटेंगी तो दो हल होगा, और अनंत बिंदुओं पे काटेंगी तो अनंततः अनेक हल होंगे। तो यहाँ पे एक बिंदु पे काट रही तो हलों की संख्या क्या होगी, एक अद्वितीय हल, है ना, एक अद्वितीय हल, है ना, एक अद्वितीय हल। ठीक है, कितने हल होंगे भैया, एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब क्या होता है, अनोखा, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। अद्वितीय का मतलब क्या हुआ, वेरी गुड, सूरज कुमार कह रहे हैं कि सर संपाती है, समांतर है। हाँ, इस कंडीशन में समझिए, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी और हलों की संख्या क्या होगी, एक अद्वितीय हल होगा। अब प्रकृति की बात करते हैं कि नेचर कैसा होगा इक्वेशन का, तो नेचर कौन बताएगा इक्वेशन का, नेचर बताने के लिए क्या होगा कि कम से कम एक हल होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे कम से कम एक हल तो है ही है, एक जगह तो काट ही रहा है। तो अगर ऐसा होगा तो इसकी जो प्रकृति होगी समीकरण निकाय की, वो क्या होगी, संगत होगी, यानी कि कंजिस्टेंट होगा। ठीक है, क्या होगा, कंजिस्टेंट होगा। ठीक है, इसके बाद अगर a1/a2
इक्वल टू B1 अपान B2 और डज नॉट इक्वल टू, भाई पहले तो हमने क्लियर ये किया कि A1 अपान A2 जो है डज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 हो गया। फिर बाद में ये पता चला कि भाई एक कंडीशन ये हो सकती है कि A1 अपान A2 बराबर ना हो B1 अपान B2 के। अगर ये दोनों बराबर हैं, A1 अपान A2 बराबर है B1 अपान B2 के, तो हम C1 अपान C2 को देखेंगे तो दो कंडीशन बनेंगी, या तो C1 अपान C2 बराबर होगा या तो बराबर नहीं होगा। तो पहली कंडीशन देख रहे हैं जिसमें बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का जो ग्राफ होगा वो कैसा मिलेगा, समांतर रेखाएं मिलेंगी, इस तरह का ग्राफ मिलेगा, है ना। दोनों क्या होंगी, समांतर होंगी, और इसका नाम क्या होगा, समांतर रेखाएं। क्या नाम होगा इसका, समांतर रेखाएं। इस कंडीशन में जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, समांतर रेखाएं होंगी। अब चूंकि ये दोनों देखो कहीं पे एक दूसरे को काट नहीं रहे हैं और कहीं भी नहीं काटेंगे तो कोई भी हल नहीं होगा, है ना। इस कंडीशन में क्या होगा, कोई भी हल नहीं, कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। और जब कोई भी हल नहीं होगा तो इसकी जो प्रकृति होगी, जो इसका नेचर होगा वो कैसा होगा, असंगत होगा। कोई भी हल नहीं है तो इसका नेचर कैसा होगा, असंगत होगा। अब देखो अगर A1 अपान A2 इक्वल टू है B1 अपान B2 के और इक्वल टू है C1 अपान C2 के, यानी कि x के गुणांकों का अनुपात बराबर है y के गुणांकों के अनुपात बराबर है अचर पदों के अनुपात के बराबर है, अगर तीनों अनुपात बराबर है तो इसका मतलब ये है कि जो समीकरण का ग्राफ होगा वो क्या होगा, समपाती रेखाएं होंगी। क्या होंगी भैया, समपाती रेखाएं, मतलब जहाँ जहाँ तुम वहाँ वहाँ हम, है ना। हमारे और तुम्हारे रास्ते एक ही हैं, है ना। जहाँ जहाँ हम वहाँ वहाँ तुम। वेरी गुड इवनिंग पुष्पांजलि। चलिएगा, समझ में आया कि नहीं। इनका नाम क्या होता है, दोनों रेखाएं जब एक दूसरे के ऊपर होती हैं ना, ओवरलैपिंग वाली कंडीशन को बोलते हैं समपाती रेखाएं, है ना, कोइंसिडेंट लाइंस। और अब देखो जहां तुम मिलोगे वहां हम मिलेंगे और जहां जहां दोनों की मुलाकात होगी उतने हल बन जाएंगे। तो यहाँ पे कितने हल हो जाएंगे, अनंतः अनेक हल होंगे, है ना। कितने हल होंगे भाई, इस कंडीशन में अनेक हल होंगे। और जब कम से कम एक हल होता है ना, यहाँ तो अनेक हल हैं, तो ये क्या होता है, समीकरण निकाय क्या होगा, इस कंडीशन में संगत होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, समीकरण निकाय संगत होगा, अनेक हल होंगे। बहुत बढ़िया, यहाँ पे डॉक्टर सूरज बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं आपके। चलिएगा, हाँ, और रेखाएं कैसी होंगी, संपाती। ये पॉइंट क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ा जाए। आओ 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, इसको उठा के पटक देते हैं, है ना। देखो 2 नंबर का प्रश्न है और हमसे कह क्या रहा है कि यदि रैखिक समीकरण युग्म फलाने, तो देखो जो 2 युग्म लिखा है, मैंने बताया कि इधर 0 होना चाहिए, यहाँ भी 0, देखो यहाँ तो 0 है तो कोई टेंशन नहीं, तो इसको भी 0 पहले बनाओ। एक बार अपने सभी साथियों को तो जोड़िए, है, सबको भेजो, है ना, सबको भेजो। चलिए, दिया गया रैखिक समीकरण युग्म, दिया गया रैखिक समीकरण युग्म। चलिए लिखते हैं इस युग्म को, कितना हो जाएगा, 3x धन 2ky माइनस का 2 बराबर 0, ठीक है। पहला तो समीकरण ये हो गया, दूसरा समीकरण भी बना लीजिए। दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 2x धन का 5y धन का 1 बराबर 0। ये दूसरा समीकरण भी मिल गया, है ना भाई। दोनों समीकरण मिल गए हैं। अब हमसे कह रहा है कि रेखाएं समांतर हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब बताओ समांतर कब होते हैं, कमेंट सेक्शन में छाप दो, है ना। समांतर कब होते हैं, समांतर का मतलब क्या कह रहा है कि कोई हल नहीं है। और कोई हल नहीं वाली शर्त क्या होती है, A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, यही तो होता है। सर हमारे फ़ोन की MB ख़त्म हो गई है, अच्छा चल नहीं रही क्लास, चलो कोई बात नहीं, है ना, बाद में ले लेना, कल ले लेना। चलिए इसकी तुलना करो पहले, यहाँ पे तुलना करके आप A1 B1 A2 B2 सब निकाल लो, ठीक है भाई। तो देखो ये वैल्यू हो जाएगी A1 की, तो यहाँ पे A1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। अच्छा B1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y का गुणांक, तो y का गुणांक यहाँ पे कितना है 2k। अच्छा और C1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2। देखो माइनस को मत छोड़ना, है ना, माइनस को छोड़ दिया अगर आपने तो सवाल गलत हो जाएगा,
ठीक है, तो माइनस को नहीं छोड़ना। तो A1 बराबर 3 आ गया, B1 बराबर 2K आ गया, C1 बराबर माइनस का 2 आ गया, A2 बराबर आ गया 2, B2 बराबर आ गया 5 और C2 बराबर आ गया 1। ठीक है, सारी वैल्यू क्लियर हो चुकी है। यहाँ पे A1 मिल चुका, B1 मिल गया और C1 सब कुछ मिल चुका है। अब क्या कह रहा है, चूंकि रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं, है ना, बता दीजिए। चूंकि इन दोनों के जो निरूपित रेखाएं क्या हैं, इन समीकरणों के द्वारा जो निरूपित रेखाएं हैं या जो रेखाएं प्रदर्शित हो रही हैं, कैसी हैं, निरूपित रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। निरूपित रेखाएं समांतर होने के प्रतिबंध से, है ना भैया। ये प्रतिबंध क्या होता है, शर्त क्या होती है, अगर दोनों रेखाएं समांतर हैं तो शर्त क्या होती है, सभी को पता होना चाहिए मुझे लग रहा है। क्या होती है भाई शर्त? तो सिंपल सी बात है कि सर हम बताते हैं शर्त क्या होती है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू जो होता है सर वो C1/C2 होता है ना। A1/A2 इक्वल टू होता है B1/B2 के, और इक्वल नहीं होता किसके, C1/C2 के। सारी वैल्यू रख दिया जाए। A1 का वैल्यू कितना है 3, A2 का वैल्यू कितना है 2, बीच में क्या है बराबर, बराबर लगा दो। B1 का वैल्यू क्या है 2K, B2 का वैल्यू क्या है 5, ठीक है। डज नॉट इक्वल टू ले लो C1/C2, C1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, C2 की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे हमें निकालना है K का मान। क्या निकालना है, K का मान। चलिएगा निकालते हैं यहाँ पे K का मान। तो देखो यहाँ पे इस अनुपात को तो छोड़ दिया करो, दोनों बराबर हैं, यहाँ पे K का मान ही निकल के आएगा, कोई फ़ायदा नहीं है इसको। हमें क्या नहीं होना चाहिए बस, उसके अलावा सब मान चल जाएगा, है ना। तो हम ये उतार लेंगे, ये अनुपात फर्स्ट है, ये अनुपात सेकंड है, ठीक है। तो ये वाला अनुपात लेना, जब भी ये समांतर वाली कंडीशन आए तो आप पहला ले लेना, दूसरा ले लेना, ठीक। सॉरी ये दूसरा अनुपात है, ये तीसरा, ये पहला अनुपात है। तो यहाँ पे आप लीजिए अनुपात, अनुपात कौन सा, सेकंड तथा थर्ड, है ना। सेकंड तथा थर्ड से उठा लीजिए। तो कितना कह रहा है वो 2K बराबर 5 है, डज नॉट इक्वल टू कितना है माइनस का 2/1। अब देखो जो डज नॉट इक्वल है ना, एकदम इक्वल की तरह बिहेव करेगा। आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना कि यार क्या करें, ये डज नॉट इक्वल टू लगा है, कोई बात नहीं। जैसे बराबर वाला चिन्ह होता है ना, वैसे सेम इसका व्यवहार होता है। तो देखो इसका इससे गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 2K, और डज नॉट इक्वल टू लगा दो, 5 का गुणा -2 के साथ होगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 10 आ जाएगा। K कितना आ जाएगा, डज नॉट इक्वल टू माइनस का 10/2, काट दिया जाए, 2 × 2, 2 × 5 10, कितना बचा ये आ गया K डज नॉट इक्वल टू, है ना। जो K का वैल्यू क्या है वो माइनस का 5 नहीं होना चाहिए। K का वैल्यू क्या, माइनस का 5 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा चलेगा, है ना, इसके अलावा चलेगा। सर इसके अलावा कुछ भी दे दीजिए, K का मान बस 5 नहीं होना चाहिए माइनस का, ठीक है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। एक बार अगर ये क्लियर हो चुका है तो एक बार लिख दीजिए कि सर हाँ बिल्कुल सही है, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। चलिएगा, K का मान क्या नहीं होना चाहिए, माइनस का 5 नहीं होना चाहिए। चलो एक बार लिखो फटाक से, अगर क्लियर हो चुका है तो आगे बढ़ा जाए, ठीक है। चलो अच्छा, क्या नहीं होना चाहिए, माइनस का 5। और एक बार आप ले लीजिए यहाँ पे अनुपात ले लीजिए, अनुपात, एक बार आप अनुपात ले लीजिए फर्स्ट तथा सेकंड, है ना। फर्स्ट और सेकंड ले लीजिए तो देखो वहाँ से क्या आएगा, ये आ जाएगा 3/2 बराबर में 2K/5, 2K/5 हो गया, ठीक है भाई। गुणा कर दो, कितना आ जाएगा ये 4K बराबर कितना आ जाएगा 15, K बराबर कितना आ जाएगा 15/4, यानी कि K का मान क्या होना चाहिए 15/4, और क्या नहीं होना चाहिए माइनस का 5, है ना। समझ में आया, क्या होना चाहिए 15/4, क्या नहीं होना चाहिए माइनस का 5, है ना। K डज नॉट इक्वल टू माइनस का 5, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे, देखो एक बेहतरीन क्वेश्चन है ये, है ना। और कितने नंबर का है ये भाई, ये 4 नंबर का प्रश्न है, और एकदम सिंपल सा प्रश्न होता है, कुछ भी इसमें कठिन नहीं होता है। बिल्कुल सही अंश कुमार जी, बहुत बढ़िया, है ना। चलो करते हैं, समझिए इसे। कह रहा नीरू
20 किलोमीटर धारा की अनुकूल दिशा में नाव चलाकर। अच्छा, नीरू नाम की लड़की है, वो क्या करती है, 20 किलोमीटर धारा की अनुकूल दिशा में नाव चलाती है। ठीक है, मान लो कि ये नदी है। ठीक है, ये क्या है, नदी है। 20 किलोमीटर की लंबाई की बातचीत चल रही है। पानी नदी का ऐसे ऐसे बह रहा है, इधर पानी बह रहा है, इधर बह रहा है ना, इधर पानी बह रहा है, इधर मतलब कि धारा की अनुकूल दिशा है। और अगर कोई व्यक्ति इधर आएगा, है ना, उल्टा साइड आएगा तो प्रतिकूल दिशा में आएगा। ठीक है, कितनी दूरी है इसकी, जो दोनों की दूरी है 20 किलोमीटर का सफ़र हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, 20 किलोमीटर का हो रहा है, नाव चलाकर 20 किलोमीटर 2 घंटे में। अच्छा, अनुकूल दिशा में मतलब कि जिधर धारा बह रही है अगर उधरे जाती है तो क्या करती है, 2 घंटे में सफ़र करती है। अगर उसकी विपरीत दिशा में जाती है तो 4 किलोमीटर, नाव चलाकर 4 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। तो देखिए, स्थिर पानी में नाव की चाल और धारा की चाल हमसे पूछी गई है ना। क्या पूछा है, स्थिर पानी में नाव की चाल चाहिए और धारा की चाल चाहिए, तो दोनों मानी जाएगी, माना, है ना। स्थिर पानी में माना, पहले दोनों को मानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कहानी यहाँ पे थोड़ी सी अलग है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये 4 नंबर में, है ना, एकदम शानदार कह सकते हैं इसको। चलिएगा, माना, पहले आप मान लीजिए, माना स्थिर पानी में नाव की चाल, तो आप यहाँ पे मान लीजिए क्या कि नाव की चाल, तो आप नाव की चाल मान लीजिए कि वो है x किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। हमने मान लिया कि नाव की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, धारा की चाल भी मान लीजिए, धारा की चाल, तो धारा की चाल मान लेना y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, y किलोमीटर हमने मान लिया किसकी, धारा की। चलिए प्रश्न सीख लेना, इस टाइप का एक प्रश्न आता है ना। तो देखो, अब बेटा ये नाव की चाल है, लेकिन ये बताओ आप कभी अगर आप मान लीजिए मैं आपको इसमें नाव में बिठा दूं, है ना, आपको नाव में बिठा दूं, तो ये बताओ जब आप धारा की दिशा में जाओगे, जिधर धारा उधरे जाओगे तो नाव आपकी तेज चलने लगेगी, मतलब चाल बढ़ जाएगी। लेकिन मैं आपसे कह दूं कि धारा की विपरीत दिशा में जाना है धारा की विपरीत दिशा में जाना तो चाल घट जाएगी। मतलब कि जो धारा की चाल है नाव की चाल को बढ़ा देती है, यानी कि वास्तविक स्पीड बदल जाती है, यानी कि रियल स्पीड अलग हो जाती है अगर धारा की दिशा में जाओगे, और उल्टी दिशा में जाओगे तब भी चेंज आएगा। यानी कि अब दोनों चीज़ें निकालने की ज़रूरत है कि हमें निकालना है नाव की चाल धारा की अनुकूल दिशा में, है ना, तो दोनों निकाल लो। अब देखो क्या निकाल रहे हैं हम, नाव की वास्तविक चाल, है ना। अभी ये नाव की जो चाल है वो x किलोमीटर है, लेकिन जब हम उसकी दिशा में जाते हैं तो चाल बढ़ जाती है, और धारा की विपरीत दिशा में जाते हैं तो चाल घटेगी कि नहीं, कम हो जाएगी कि नहीं, है ना। तो क्या होगी, क्या भाई, मान लीजिए यहाँ पे वास्तविक, है ना, किसकी बात कर रहे हैं हम, नाव की वास्तविक चाल किसकी दिशा में, धारा की अनुकूल दिशा में, धारा की अनुकूल, मतलब कि जिस दिशा में धारा चल रही है धारा की अनुकूल दिशा में नाव की वास्तविक मतलब रियल स्पीड अब कितनी होगी, वास्तविक चाल किसकी बात कर रहे हैं, नाव की। तो देखो नाव की चाल में धारा की चाल जुड़ जाएगी, है ना, उसी दिशा में जा रहे हो ना, तो भैया x ये थी तो धारा उसी में क्या करेगी, जुड़ के और ज़्यादा स्पीड बना देगी, है ना, स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देगी। भैया x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नाव चल रही थी, है ना, और उसने क्या किया, धारा ने और धक्का लगाया, मतलब कि जो धारा की चाल थी उसने अपनी चाल भी जोड़ दी। जब उसी की दिशा में जाओगे तो x प्लस वाई हो गई। तो नाव की चाल में धारा की चाल जुड़ेगी, याद रखना, ऐसा ना हो कि आप धारा में प्लस करो वाई में x प्लस करो, नहीं, आपको क्या करना, जो नाव की चाल है उसमें धारा की चाल जोड़ोगे, धारा उसको घटा बढ़ा रही है ना, जोड़ेंगे तो बढ़ जाएगी, अगर घटा देंगे तो घट जाएगी। यानी कि अब हमें क्या चाहिए, धारा की प्रतिकूल, है ना, मतलब कि अगेंस्ट हमें जाना है, धारा की प्रतिकूल दिशा में नाव की वास्तविक चाल कितनी आ जाएगी, ये है x और ये कितनी हो जाएगी, जितनी भाई उसकी चाल कितनी है, प्रतिकूल y है तो y वाली घटा देंगे, भाई ये विरोध करेगी, है धारा की चाल विरोध करेगी, इसलिए हमने उसे क्या किया, घटा दिया। भैया अब अगेंस्ट जाओगे, धारा के अगेंस्ट अगर आप नाव चलाओगे तो ये बताओ क्या होगा, चाल घटेगी कि नहीं घटेगी, तो घट गई। आइए अब चलते हैं प्रश्नानुसार, दोनों कंडीशन हम देखेंगे, पहली शर्त को समझते हैं प्रश्नानुसार।
प्रश्न क्या कह रहा है कि 20 किलोमीटर धारा की अनुकूल दिशा में नाव चलाकर, है ना, धारा की अनुकूल दिशा में नाव चलाकर अब 20 किलोमीटर दूरी 2 घंटे में। अच्छा वो क्या कह रहा है, 20 किलोमीटर धारा की अनुकूल दिशा में नाव चलाकर 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में, तथा और उसके विपरीत। तो पहले हम चला लेते हैं नाव, चलाओ भाई। यहाँ पे अगर हम धारा की 20 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 दूरी बटे चाल, समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। ठीक है, तो दूरी कितनी दी गई है, 20 किलोमीटर की दूरी, और चाल कितनी है धारा की अनुकूल दिशा में। अनुकूल की बात हो रही है पहली कंडीशन में। अनुकूल दिशा में धारा मतलब कि नाव की चाल कितनी है, x प्लस वाई। ये हो गया x प्लस वाई, दूरी बटा चाल। तो कितना लग रहा है, 2 घंटा। तो ये हो गया 2 घंटे के बराबर। समझ में आया, ये पहला कंडीशन क्लियर हो चुका है। यहाँ पे कितना हो गया भाई, ये 2 घंटे के बराबर हो गया। अच्छा, अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करूं तो आप कहोगे सर एकदम सिंपल है, कितना आ जाएगा, 2 गुणे एक्स प्लस वाई बराबर कितना, 20। 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2। ठीक है, यानी कि इक्वेशन कितनी आ जाएगी, x धन y बराबर कितना, 10। x धन y बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरी कंडीशन और देखिए, एक बात वो और आगे कर रहा है इसी प्रश्न में। आसान प्रश्न है, डर तो नहीं रहे हो, एक बार कमेंट में लिख दो, डर तो नहीं लग रहा ना इस प्रश्न से, आसान लग रहा है ना। अभी हमने कुछ नहीं किया, हमसे प्रश्न में पूछा था कि पानी की मतलब कि नाव की पानी में चाल, स्थिर पानी में चाल और धारा की चाल दोनों बताइए। हमने दोनों मान लिया कि स्थिर पानी में नाव की चाल और धारा की चाल दोनों मान लिया। अब हमें एक बात कंफर्म है कि चूंकि जब धारा की अनुकूल दिशा में जाएंगे, मतलब जिधर पानी बह रहा है नाव को उधर ही ले जाएंगे, तो वास्तविक चाल नाव की बदल जाएगी। तो अब जो रियल वाली स्पीड आ गई वो कितनी आ गई, नाव की चाल में धारा की चाल जुड़ गई, x प्लस वाई हो गई। और उसके बाद वो क्या कह रहा है, धारा की प्रतिकूल दिशा में अगर नाव चल रही है, मतलब कि नाव की चाल में धारा की चाल को घटा दिया, तो अब रियल वाली स्पीड आ गई, प्रतिकूल में वो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटे जाएगी, और अगर धारा की दिशा में जाओगे तो x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटे जाएगी। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि धारा की अनुकूल दिशा में टाइम दिया है उसने 2 घंटे। हमें पता है कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपान स्पीड, है ना। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, 20, और चाल कितनी है, x प्लस वाई। तो 20 बटे x प्लस वाई बराबर कितना टाइम लग रहा है, 2 घंटा। कितना लग रहा है भाई, 2 घंटा। हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 2 का गुणा हुआ x प्लस वाई बराबर 20, 2 एकन्नम 2 और 2 एकन्नम 2 यानी कि 20, 2 दहम्मा 20। तो x प्लस वाई बराबर आ गया 10, समीकरण 1। x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 10। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब समझो अगला, दूसरी कंडीशन में वो क्या कह रहा है कि 20 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में, है ना, धारा की, अरे नहीं 20 नहीं, 4 किलोमीटर, कितना, 4 किलोमीटर की दूरी अब तय कर रहा है। तो दूसरी कंडीशन में क्या कर रहा है, अब देखो दूरी कितनी है हमारे पास, 4 किलोमीटर, और विपरीत दिशा में चाल देखो नाव की कितनी है, एक्चुअल चाल कितनी है नाव की प्रतिकूल दिशा में, x माइनस वाई। तो ये था दूरी बटे चाल। और समय कितना लग रहा है भाई उसको, अभी भी 2 घंटे लग रहे हैं। कितने घंटे लग रहे हैं, 2 घंटे लग रहे हैं, है ना। हम नहीं डर सकते मगर क्वेश्चन डर सकता है हमसे। बहुत बढ़िया डॉक्टर सूरज, क्वेश्चन को पूरी तरह से ऑपरेशन करना है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये हौसला होना चाहिए। ठीक है, मेरी बात समझ में आई ना। दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, समय आ गया। देखो दूरी बटे चाल का मतलब क्या है, ये भी समय है, ये भी समय है। कितना समय लग रहा है, 2 घंटे का। तो भाई साहब करो गुड़ी गुड़ा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। देखो इधर कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर कितना, 4। 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4। समीकरण कितना बन गया, इधर बन गया हमारा x माइनस वाई बराबर कितना, 2। समीकरण 2 आ गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को मिला के हल करना है, x और y का मान निकालना है। ठीक है, समीकरण 1 और 2 दोनों को मिला के हल करेंगे और x और y का मान निकालना है। निकालते हैं भाई, शानदार तरीके से निकालेंगे। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए कि सर हाँ यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया है, आगे का समझाइए। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को
हल करने पर। अभी मैंने क्या बताया था कि समीकरणों को हल करने की हमारे पास दो विधियां हैं। एक क्या है, ज्यामितीय विधि है जिसमें हम ग्राफ की मदद से समीकरण को हल करते हैं, और दूसरी कौन सी विधि है, दूसरी है हमारी बीजगणितीय विधि जिसमें हमारे पास तीन विधियां होती हैं हल करने की। एक क्या होती है, प्रतिस्थापन विधि से हम समीकरणों को हल कर सकते हैं। दूसरी क्या है कि हम उन समीकरणों को विलोपन विधि की मदद से हल कर सकते हैं। और तीसरा क्या है कि हम वज्र गुणन विधि की मदद से भी हल कर सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को विलोपन विधि की मदद से हल कर रहे हैं। विलोपन क्या होती है आप सीख लीजिए, x प्लस वाई, और ये कितना है x माइनस वाई बराबर 2, है ना। विलोपन सीखना है। मैंने आपको क्या बताया कि हमें जिस पद को विलोपित करना होता है उसका चिन्ह देखा जाता है, गुणांक बराबर होने चाहिए, पहली बात। तो हम देख रहे हैं यहाँ प्लस का y है, ये माइनस का y है, दोनों के चिन्ह कैसे हैं, विपरीत हैं। तो तुरंत ही लिख देंगे कि विपरीत चिन्ह क्या है, जोड़ने पर, मतलब कि दोनों समीकरण जोड़ दिए जाएं, डायरेक्ट दोनों समीकरण जोड़ दिए जाएं। क्या बात है, ऋतिक आर्यन ने आंसर निकाल दिया। जोड़ेंगे तो दोनों कट जाएंगे, x और x मिला के कितने हो जाएंगे 2x, और 10 और 2 मिला के कितने हो जाएंगे साहब 12, है ना। 2x बराबर 12 है तो x बराबर कितना आ जाएगा 12/2, तो x का मान कितना आ जाएगा 6, x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 6। x बराबर 6 समीकरण 1 में रख दीजिए तो वहाँ से आपको y का मान मिल जाएगा, है ना। तो समीकरण 1 में कितना भाई, x बराबर 6 रखने पर रख दीजिए भाई, ठीक है रखो। x प्लस वाई बराबर 10 है, x की जगह पे 6 रख दो, 6 प्लस वाई बराबर 10, y बराबर कितना आ जाएगा 10 माइनस 6, 10 में 6 जाएंगे तो कितना आ गया 4। x आपने क्या माना था, नाव की चाल, नाव की चाल कितनी आ गई, अब आंसर लास्ट में लिखेंगे। अतः नाव की चाल x बराबर कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये कितना आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटे। समझ में आया क्या, एक बार छाप दीजिए कि बिल्कुल समझ में आ गया सर, आगे बढ़ा जाए। क्लियर हुआ ना, आसान प्रश्न था ये। अब देखो क्या बात है, मतलब प्रश्न आपको सब कुछ सिखाना चाह रहा है। ये 2 नंबर का प्रश्न आया है, हमको इसे वज्र गुणन विधि से हल करना है, वज्र गुणन विधि से इसे हल करना है, समझिएगा, वज्र गुणन विधि से इसे हल करना है। दोनों समीकरणों को चुपचाप लिख लीजिए और वज्र गुणनखंड विधि से हल करेंगे। बिल्कुल कृतज्ञ मौर्य, वेरी गुड इवनिंग। कृतज्ञ कहाँ फंसे थे अभी तक। चलिए अंश कुमार जी ने आंसर दिया है, ऋतिक आर्यन ने आंसर दिया है कि x बराबर 6 y बराबर 4। लाजवाब बेटा, चलिएगा आगे बढ़ेंगे। अब देखो वज्र गुणन विधि सीखिए। मैं क्या करूँगा, जो भी इक्वेशन दी जाएगी उनको लिख लेना है। ये है मिस्टर 2x और कौन है 3y माइनस का 17 बराबर कितना 0, ठीक है। दूसरा इक्वेशन भी लिख लिया जाए, दूसरा इक्वेशन भी लिख लिया जाए, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ गया, बहुत बढ़िया सूरज। दूसरा इक्वेशन लिखो, तथा दूसरा इक्वेशन दिया गया है 2x 3x माइनस का 2y माइनस का 6 बराबर 0। ये है मिस्टर समीकरण 1, ये है समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को वज्र गुणन विधि से हल करने पर, है ना। समीकरण 1 और नेट प्रॉब्लम कृतज्ञ मौर्य, चलो खत्म कर दिए क्या भाई पूरा डेटा, हैं कृतज्ञ। समीकरण 1 तथा 2 को कौन से मेथड से हल करना है, वज्र गुणन विधि से हल करने पर। चलो हल करते हैं। तो वज्र गुणन विधि में करते क्या हैं, यहाँ लिखो आप x, अब बड्डा सा लगाओ बटा, मारो बराबर, आगे लिखो माइनस का y, यहाँ भी लगाओ बड्डा सा बटा, और यहाँ भी लगाओ बराबर में, और यहाँ लिखो 1। बस इतना तो सब में करना है। जब भी वज्र गुणन विधि हल करेंगे तो x बटे लिखेंगे, बराबर माइनस का y बटे, और बराबर में 1 बटे लिख दिया। अब सुनो, जब x के पास आओगे तो मैं जिसको बॉन्ड कर रहा हूँ उसे हटा देना, इसको भूल जाना, है ना। जा सजना तुझको भुला दिया, है ना, हमने इसे भुला दिया।
अब आ जाओ सिर्फ इसके पास। देखिए ये 3 है y का गुणांक और यहाँ पे कितना -6, इन दोनों का गुणा करो। 3 और -6 गुणांकों से मतलब है बस हमारा, तो माइनस का 18 कितना हो गया, माइनस का 18, और यहाँ माइनस का चिन्ह लगाओ और इन दोनों का भी गुणा कर दो। कितना आ जाएगा, माइनस का 17 और माइनस का 2 का गुणा हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 17 दूनी कितना हो जाएगा, 34। 17 कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34। क्लियर हुआ ये। जब x के पास रहेंगे तो x वाले गुणांकों को भुला देंगे, है ना। x वाले कृतज्ञ मौर्य, अरे बाद में भी देख लेते हैं कृतज्ञ। समझो बेटा मैंने क्या बताया है आपको कि जब भी हमें इसे वज्र गुणन विधि से हल करना है तो हमें क्या करना है, इनको भुला देना है, इनको भुला देना। भुला दिया ना, जिसके नीचे जाएंगे उसको भुला देंगे, y के पास जाएंगे तो y वाले को भुला देंगे, है ना, उसे अंडर राउंड कर देंगे, उसे छोड़ देंगे। तो अब हमें क्या करना, देखो इधर इसके y का गुणांक का 6 के साथ गुणा किया तो 3 और माइनस का 6 का गुणा हुआ माइनस का 18 आया। यहाँ माइनस का चिन्ह लगता है, घटाया जाता है, माइनस हो गया। फिर इसके बाद इन दोनों का गुणा करो, माइनस का 17 गुणे माइनस का 2, 17 दूनी 34, तो ये प्लस का 34 हो गया। ठीक है, अब आ जाओ y के पास। y के पास आओगे तो कुछ नया खेल, y के पास आओगे तो y को भुला दोगे, y को भुला दोगे। अब क्या बचा हमारे पास, x वाले गुणांक आ गए, है ना। x वालों को समझिए। अब देखो ये x के इन दोनों का गुणा करो तो कितना आ जाएगा, माइनस का 12। कितना हो जाएगा भाई, ये 2 है और ये माइनस का 6 है, कितना आ जाएगा, माइनस का 12। माइनस लगा देते, फिर इन दोनों का गुणा करो, कितना आ जाएगा भैया, 17 51, माइनस का 51 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 51। मेरी बात समझ में आई कि नहीं, है ना। y वाले को भूल जाना है, x के गुणांक का गुणा और अचर पद के साथ। देखो इधर माइनस का 12 आ गया, फिर माइनस लगाया, माइनस के 17 और 3 का गुणा किया, 17 51। बस यही करना है आपको हर प्रश्न में। अब क्या करना है, अब थोड़ा सा एक नया गेम। अब अचर पद के नीचे आ रहे हैं हम, अचर पद को भुला दो, अचर पद को भुला दो। भुला दिया ना, अब सिर्फ हमारा इनसे मतलब है ना। इन दोनों का गुणा करो, कितना आ जाएगा, 2 और -2 का गुणा करोगे माइनस का 4 आएगा, बीच में माइनस लगता है, ब्रैकेट लगाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 त्रिक का कितना हो जाएगा, 9। 3 त्रिक का 9। बस एकदम पहुंच चुके हैं। वेरी गुड इवनिंग सुधांशु जी। चलिएगा एक बार अपने सारे दोस्तों को, सभी लोग शेयर मार दीजिए, क्लास एकदम मतलब सबको मिलेगी तो मजा आएगा। तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 18 और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 34। और सभी लोग क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, है ना। जिनको पसंद आती है तो बिल्कुल लाइक करेंगे, और जिन्हें पसंद नहीं आएगी वो डिसलाइक भी करेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस का 12। अब देखो ये माइनस है, यहाँ पे इस माइनस के अंदर गुणा करो तो ये प्लस का 51 हो जाएगा, ये प्लस का 51 हो गया, बराबर ये 1 हो गया। और ये कितना हो जाएगा भैया, माइनस का 4 है, माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, हिसाब किताब करते हैं, इनको जोड़ लीजिए। तो भैया ये x बटे, देखो माइनस माइनस की संख्याएं दोनों जुड़ती हैं, है ना, समान चिन्ह जुड़ते हैं। समान चिन्ह क्या होते हैं, हमेशा जुड़ते हैं। तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 34 और 18, 4 12 की 2, हंसी लाएं 1 और 4 1 5, 52 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 52 हो जाएगा, बराबर। अच्छा ऊपर माइनस है तो माइनस का y रहने दीजिए, और 51 में आप 12 घटा दीजिए। मुझे घटाना नहीं आता, मैं इस प्रकार से घटाऊंगा। 51 में कितना घटाना है, 12 घटा दीजिए, 11 में 2 जाएंगे, कितना बचेगा, 9, और यहाँ 4 4 में 1 जाएंगे, 3, वाह बात, तो 39 बच रहा है भैया, 39 बराबर। और ये 1 बटे माइनस का 13 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा वो जो ऊपर माइनस दिख रहा है ना, हम चाह रहे हैं उसको, कोई बात नहीं, आप नीचे ले आओ। है अंश वाला माइनस हर में लाया जा सकता है, हर वाले को अंश में लाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक बात कंफर्म हो रही है यहाँ पे, है ना। हम चाहेंगे इसे अनुपात पहला मानो, और इसे अनुपात दूसरा मानो, और इसे अनुपात तीसरा मानो। तो एक बार आप पहले और तीसरे अनुपात से ले लीजिए, और एक बार दूसरे और तीसरे अनुपात से ले लीजिए, है ना। ले लीजिए दोनों अनुपातों को, x और y के मान निकाल देने हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे, अनुपात फर्स्ट तथा थर्ड से, है ना, अनुपात फर्स्ट तथा थर्ड से। उठा लो भाई, फर्स्ट और थर्ड को उठा लो। कितना दिया है, x बराबर x बट्टे माइनस का 52 इक्वल टू 1 बट्टे माइनस का 13। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 13 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 13, x बराबर माइनस का 52। x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 52 बटे माइनस का 13। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 13 एकन्नम 13 और 13 चौका 52। आप कहोगे कि सर x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास,
4 आ गई। बहुत सही जवाब यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे ऋतिक आर्यन का लाजवाब बेटा। x इक्वल टू कितना आ गया? 4। अब कौन सा अनुपात मिला लीजिए? अनुपात सेकेंड तथा थर्ड से, है ना। अनुपात कौन सा? सेकेंड और थर्ड से, यानी कि दूसरे और तीसरे अनुपात को हम उठा रहे हैं। चलिए उठाते हैं दूसरे और तीसरे अनुपात को, तो क्या आ जाएगा? दूसरा अनुपात कितना दिया है? y के बटे माइनस का 39 बराबर 1 बटे माइनस का 13। 13 का गुणा करेंगे, 13 गुणा करेंगे तो वो मिलेगा क्या हमको? माइनस का 13 y बराबर माइनस का 39। y बराबर कितना मिल जाएगा? माइनस का 39 बटे माइनस का 13। माइनस से माइनस काटो, 13 का नम 13, 13 × 39, यानी कि यहाँ पे हमको मिल गया y बराबर कितना? 3। y बराबर कितना मिला? 3। और x का वैल्यू कितना मिला? x बराबर कितना मिला? 4। यानी कि वज्र गुणन खंड जो वज्र गुणन विधि है उससे हल करने पे हमें x और y दोनों के मान मिल चुके हैं। x बराबर 4 आया है, y बराबर 3 आया है। ठीक है, ये बताओ कितने लोग, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप दो जिनको समझ में आ गया और वो इस प्रश्न को दोबारा, अगर उनको ऐसा प्रश्न मिलेगा तो उसको रेत में दौड़ाएंगे कि कोई बात नहीं, हम तुम्हें दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, है ना। चलिएगा, 12 लोग देख रहे हैं और 8 लोगों को क्लास पसंद आई है, बाकी लोगों को पसंद नहीं आई है। तो चलिएगा, अगर क्लास आपको लास्ट तक भी पसंद आती है तो लाइक जरूर मारना है। ठीक है, चलिएगा भाई, क्लियर हुआ ये? एक्स और वाई के मान दोनों क्लियर हो गए। आगे बढ़ें, छाप दो एक बार जिनको जिनको समझ में आ गई है कि सर एकदम कोई दिक्कत नहीं, पूरा समझ में आ चुका है ना। अब समझो यहाँ पे, चलिएगा। हाँ भाई, अब समझते हैं कहानी को। कहानी ये कह रही कि अरोड़ा के पास केवल 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के हैं। अच्छा, 1 रुपया के सिक्का है और 2 रुपया के सिक्का हैं। यदि उनके पास कुल 50 सिक्के हैं तथा कुल धनराशि 75 रुपया है तो 1 और 2 के सिक्कों की संख्या बताओ, है ना। यहाँ पे हमें बताना है कि 1 और 2 के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। चलिएगा, उड़ाएंगे इसे भी, है ना। ठीक है, इसे भी उड़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। समझते हैं, शुरुआत करें। ऋतिक का गलत है सर, -3 नहीं रहेगा। हाँ ऋतिक, बिल्कुल बिल्कुल, x बराबर 4 है, y बराबर -3 नहीं, y 3 आएगा। ठीक है, माइनस हट जाएगा ना, सभी में माइनस था चूंकि। सूरज बिल्कुल सही था, आपका बिल्कुल सही था सूरज। चलो कोई बात नहीं, है ना, मैंने माइनस नहीं देखा था। कह रहा अरोड़ा के पास, अब हमें एक काम करना है, माना अच्छा, मानिए भाई अरोड़ा के पास, अरोड़ा के पास किसके? 1 रुपये, है ना, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, अब आप मान लो कि जो अरोड़ा के पास 1 रुपया के कितने सिक्का हैं? x सिक्के हैं, है ना, x सिक्के हैं 1 रुपये के। और दूसरा मानो अरोड़ा के पास 2 रुपये के, ठीक है, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, वो कितनी? 4 नंबर का प्रश्न है, मतलब मजाक, बस एकदम थोड़ा सा। y मान लिया हमने, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी मान ली? x। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी मान ली? y। अच्छा, अब बात करते हैं पहली कंडीशन से। वो कह रहा है कि अगर इन सभी प्रकार के सिक्कों को जोड़ दिया जाए तो पता चला है कि 50 सिक्के हैं, है ना। 1 रुपये के सिक्के और 2 रुपये के सिक्के, 1 रुपये कितने सिक्के हैं? x, 2 रुपये कितने हैं? y। तो कह रहा है कि अगर इन दोनों को जोड़ दें, x और y दोनों जोड़ दिया जाए तो 50 के बराबर हो रहा है ना, सिक्कों की संख्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? x + y बराबर कितना हो जाएगा? 50। और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। ये पहला समीकरण हो जाएगा। ठीक है, जल्दी में टाइप किया था। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऋतिक राज पटेल हेलो लिख रहे हैं। हाँ हेलो हाय बोलिए, हेलो हाय मतलब बोलिएगा, हेलो हाय। चलो अब समझो दूसरी बात, अब वैल्यू की बात हो रही है। अच्छा ये बताओ, अगर मेरे पास 1 रुपये का सिक्का है, 10 सिक्के हैं, मान लो 1 रुपये के सिक्के की बात हो रही तो 10 रुपये के हैं, तो 10 1 से गुणा करेंगे तो 10 रुपया के बराबर हो जाएगा। और अगर मैं कहूँ 2 रुपये के सिक्के जो हैं मेरे पास, 2 रुपये के जो सिक्के हैं वो मेरे पास हैं
10 सिक्के हैं तो वो कितना रुपए के बराबर हो जाएगा, 20 रुपए के बराबर हो जाएगा। अब बताओ, अब हम इनकी वैल्यू की बात कर रहे हैं। कुल धनराशि 75 रुपया है, 1 रुपए के कितने सिक्का हैं, x, तो कितना हो जाएगा 1 गुणे x प्लस y के सिक्के 2 रुपया के कितने सिक्के हैं, y सिक्के हैं। देखो 1 रुपया के पता चल गया कि 1 x होगी, इसकी टोटल वैल्यू है ना, टोटल इसका मान। भैया अगर 1 सिक्का होगा तो 10 गुणे 1 10 रुपया बनेंगे, और अगर 10 सिक्के होंगे 2 रुपए के तो 10 गुणे 2 यानी 20 रुपए बनेंगे। यानी कि हमें क्या करना है, हमें उनके सिक्कों की संख्या से जितने रुपए का सिक्का उसमें गुणा करो। तो 1 का गुणा किया x में और 2 का गुणा किया y में, तो हमें पता चला कि ये दोनों जो मिला के बन रहा है वो कितना बन रहा है, 75 रुपया बन रहा है। कितना बन रहा है, 75 रुपए बन रहा है ना। क्लियर हुआ कि नहीं? चलिएगा, मतलब कि ये बन जाएगा, 1 के साथ गुणा करेंगे x आएगा, प्लस का कितना आ जाएगा 2y, और बराबर में कितना आ जाएगा 75। ये समीकरण हो जाएगा दूसरा। दोनों समीकरण मिल चुके हैं। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो एकदम दौड़ा दौड़ा के मारना है ना, एकदम कुरुक्षेत्र में ले जाके मारेंगे, है ना। चलिएगा, दोनों समीकरण मिल चुके हैं, इन दोनों समीकरणों को हमें अब हल करना है। क्लियर हो गया ना? समीकरण में कोई डाउट तो नहीं है ना? सर कैसे बन गए? 1 रुपए के सिक्कों की संख्या हमने मानी x, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या मानी y, दोनों को जोड़ने पे पता चला कि 50 सिक्के हैं, तो x प्लस वाई बराबर 50 पहला समीकरण बन गया। फिर आ रही पैसे की वैल्यू की बात कि भैया अगर 1 रुपया है, मान लो है 1 रुपया है, और 1 रुपया के सिक्कों की संख्या कितनी, पता चला कि 5 सिक्के हैं तो 5 रुपया बनेंगे हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि कितने सिक्के हैं x, तो ये x रुपया ये बन जाएंगे। और उसके बाद 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, अगर 2 रुपए के 2 सिक्के होंगे तो 4 बनेगा, 4 रुपया बनेंगे। 3 सिक्के होंगे तो 6 रुपया बनेगा, और जब y सिक्के होंगे तो 2y बन जाएगा। यानी कि इन दोनों को जब जोड़ा जा रहा है ना, जो पहला वाला पैसा बना है, दूसरा वाला जो पैसा बना है, इन दोनों को जोड़ के किसके बराबर आया, 75 के। ठीक है, किसके बराबर आएगा, 75। मतलब कि जो वैल्यू आ रही है उन नोटों की संख्या को मिला के पूरा, है ना, वो कितनी आ रही है, x प्लस 2y बराबर 75। x प्लस 2y बराबर कितना, 75। वेरी गुड इवनिंग आलोक कुमार जी। चलिएगा, अब समझो कहानी को। समीकरण 1 और समीकरण 2 को भैया आलोक कैसे हैं? चलिएगा, समीकरण 1 और कौन, समीकरण 2 को हल करने पर, हल कर डालिए भाई समीकरण 1 को भी और समीकरण 2 को। दोनों को हम वही मैंने आपसे बताया कि प्रतिस्थापन मेथड फॉलो करिएगा, बड़ा अच्छा रहता है जहाँ गुणांक बराबर होते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे गुणांक किसका बराबर है, आप कहोगे कि सर यहाँ पे गुणांक जो है किसका बराबर है। देखो यहाँ पे x वाले का गुणांक बराबर है, x के साथ जो गुणे का अंक है, यहाँ भी x है, 1 है और यहाँ भी 1 है, तो हमें उसका चिन्ह देखना है। तो ये भी प्लस का x है, ये भी प्लस का x है, दोनों समान हैं, तो समान चिन्ह घटाने पर याद रखेंगे क्या कि समान चिन्ह क्या है, घटाने पर, है ना, समान चिन्ह घटाने पर। ठीक है, चलो घटा दिया भाई, घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस का x है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस के 2y है माइनस का हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अच्छा बताओ, y में 2y जाएंगे तो माइनस का y बचेगा, हैं। 50 में 75 घटाना है, नहीं घटेगा तो घटा दो, पहले ज़बरदस्ती घटा दो 25। अब बड़ा कौन है, 50 बड़ा कि 75, 75 बड़ा है। 75 बड़ा तो 75 का चिन्ह कैसा है, माइनस का, माइनस का है। ठीक है, तो y बराबर, ये माइनस से माइनस खत्म, y बराबर कितना आ गया, 25। y बराबर कितना आ गया, 25। तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ रख दो, हैं, कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 50 माइनस वाई, 50 माइनस वाई, 50 माइनस 25। दोनों के जो सिक्कों की संख्या है 25 25 सिक्के हैं, 25 1 रुपया के सिक्का हैं और 25 वाई के सिक्के हैं, है ना, मतलब कि 2 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के 25 और दोनों 25 25 सिक्के हैं। क्लियर हुआ बा, एकदम है भाई। जो सिक्कों की संख्या है वो कितनी हो गई, 25, है ना। क्लियर हुआ ना ये। अच्छा, ये 2014 का ही प्रश्न है मुझे लग रहा है शायद, है ना। एक बार मैं देख के बताता हूँ आपको कि कहाँ का है प्रश्न। 2014 का ही है प्रश्न, नहीं 2014 का ही पेपर प्रश्न है ये। ठीक है, एक बेहतरीन क्वेश्चन था, वज्रगुणन विधि से हल किया हमने। हाँ, 4 नंबर का प्रश्न आया 2014 का, सेट नंबर AW का है,
सेट नंबर AW 2014। ठीक है, चलिएगा, याद आया ना, वैल्यू क्लियर हो गया। आगे बढ़